तो इस एपिसोड की शुरुआत उसी सीन से होती है जहाँ पर ओल्ड नाइफ अपने बंदों को लेकर टाइचू एंशिएंट माइन के सामने पहुंच चुका था। वो सबको बताता है कि टाइचू एंशिएंट माइन काफी पुरानी जगह है। ऐसा कहा जाता कि ये हेवनली एम्परर से भी पहले से ही एग्जिस्ट करती थी। यहाँ पर कितने ग्रेट कल्टीवेटर्स मारे गए इसका अंदाजा भी लगाना मुश्किल है। तकरीबन 700 सालों पहले जोंगजाओ डायनेस्टी का एम्परर यहाँ आया था और फिर वो कभी वापिस अपनी दुनिया में ना जा सका। इधर हम चेन हुआ नाम के बंदे को देख पाते हैं जो कि इरफान को बता रहा था कि यहाँ पर आने के लिए हमने ढेर सारे पैसे खर्च किए, इसीलिए हम खाली हाथ तो वापिस नहीं जा सकते। और इरफान भी उसकी बात से अग्री था। वहीं पर ओल्ड नाइफ बताता है कि मैं तुम सभी को सिर्फ रास्ता दिखा सकता हूँ, लेकिन ओल्ड माइन में मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। तभी एक बंदा उससे कहने लगा कि कुछ सालों पहले तुम 20 लोगों को माइन में लेके गए थे और उनमें से तुम सिर्फ 2 लोगों को ही जिंदा वापिस लेके आए। बताओ एग्जैक्टली हुआ क्या था। और वो सभी लोग ओल्ड नाइफ से इसका एक्सप्लेनेशन मांगने लगे, जिस पर ओल्ड नाइफ कह रहा था कि उस बात को 3 साल बीत गए तब हमारी टीम पर अचानक से हमला हो गया। हम अपने सामने कुछ भी देख नहीं पा रहे थे, हमें बस उनकी चीखें सुनाई दी और बाद में वहाँ पर सिर्फ खून था। 18 लोग एकाएक गायब हो गए। तभी इरफान उससे कहने लगा कि यहाँ से सेफली बाहर आने के लिए क्या करना पड़ेगा, जिस पर ओल्ड नाइफ बताता है कि सिर्फ अपना मुंह बंद रखो, अगर बेवजह की बकवास करोगे तो हमें माइन का कर्स लगेगा और हम फिर मारे जाएंगे। तो ओल्ड नाइफ की इसी वार्निंग के साथ इनका सफर शुरू हो गया। माइन का रास्ता काफी ज्यादा भयानक था। यहाँ पर ये लोग फ्लाई नहीं कर सकते, पैदल ही रास्ता पार करना पड़ेगा। साथ ही ओल्ड नाइफ बता रहा था कि माइन किसने बनाई ये भी एक मिस्ट्री है। ऐसा कहा जाता कि मॉर्टल्स ने इसे बनाया होगा। ये जगह खतरनाक थी जिसके चलते रेस्ट्रिक्टेड एरिया में तब्दील हो गई। वेल इस ग्रुप में एक और बंदा था जिसे डीशंग नाम से जाना जाता है। वेल रास्ते में इन्हें बड़ी भयानक विंड को फेस करना पड़ा। ओल्ड नाइफ इन्हें बताता है कि हम माइन के एकदम अंदर नहीं जा सकते, वहाँ जाना खतरनाक साबित होगा। और अब ग्राउंड पर आने के बाद भी वहाँ की जमीन से फ्लेम्स रिलीज हो रही थी। ओल्ड नाइफ बताता है कि यहाँ पर एक ग्रेट डीमन किंग का एग्जिस्टेंस है, बस दुआ करो कि उससे हमारा सामना न हो जाए। और अब ये लोग 300 मील दूर आ चुके थे। ओल्ड नाइफ कहने लगा कि यहाँ से 100 मील दूरी पर एंशिएंट माइन का मेन एरिया है, मगर उससे हमें दूर रहना पड़ेगा। उतने में एक बंदा चट्टानों में मौजूद एक ग्लोइंग चीज को हाथ लगाने की कोशिश करता है, मगर इरफान ने उसे रोक लिया। वो कह रहा था कि ये जगह मानो फायर ड्रैगन की टूम जैसी नजर आ रही, मगर तब तक एक दूसरे बंदे ने उस ग्लोइंग स्टोन को टच किया और वो वहीं पर जलकर राख हो जाता है, जो देखते साथ ही ओल्ड नाइफ थोड़ा सा पैनिक हो गया। वो कहता है दोस्तों, मैंने तुम्हें माइन के सेंटर तक पहुंचाने का वादा नहीं किया था, इसलिए अब मुझे इजाजत दो। लेकिन क्या ये लोग उसे जाने देंगे? वो सबके सब ओल्ड नाइफ से अपने पैसे वापस मांगने लगे। तो बेचारा ओल्ड नाइफ भी परेशान हो जाता है। उतने में आसमान गरजने लगे। ओल्ड नाइफ कह रहा था कि इन यांग की एनर्जी से यहाँ पर ब्लैक विंड फॉर्म होने वाला है, और होता भी बिल्कुल वैसे ही। वहाँ पर ब्लैक विंड का टोर्नेडो फॉर्म हो चुका था, जिसमें कुछ लोग बड़े ही इजीली मारे गए। तब तक इरफान ने फटाफट से अपने दोनों कोल्ड्रंस को बाहर निकाल लिया, जिसमें वो बचे हुए साथियों को भर लेता है। और अब हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया गया। ये जगह तो पहले लोकेशन से भी ज्यादा भयानक थी। इरफान सबको बताने लगा कि उस ब्लैक विंड ने मेरी कोल्ड्रन को टाइचू एंशिएंट माइन के अंदर पहुंचा दिया है। अब ये सुनते साथ ही सभी लोग पैनिक हो गए। तभी ओल्ड नाइफ कहने लगा कि अभी तक हम माइन के सेंटर में नहीं पहुंचे, तो हमारे पास सर्वाइवल की उम्मीद है। और अब वो अपने स्मोकिंग पाइप से आगे के रास्ते को ट्रेस करने लगा। वो कह रहा था कि जो भी जीना चाहता है वो मेरे साथ चलो। तो सभी लोग उसके पीछे जाने लगे, लेकिन इरफान और दीशांग अपनी जगह से नहीं हिलते। इरफान उससे पूछ रहा था कि मेरे भाई, क्या तुम यहाँ से बाहर जाना नहीं चाहते? जिस पर वो बंदा कह रहा था कि यहाँ पर न जाने कितने ही सारे पावरफुल लोग दफन हैं। अगर वो यहाँ से बाहर नहीं जा पाए तो हमारी भला क्या ही औकात। और वैसे भी इन महान लोगों के साथ दफन होने का मौका हमें मिलने वाला है, ये तो हमारे लिए गौरव की बात होगी। जिस पर इरफान कह रहा था, वाह भाई तुम तो वाकई अमेजिंग हो, लेकिन मैं यहाँ पर मरना नहीं चाहता। और तभी इरफान ने देखा कि जो भी लोग ओल्ड नाइफ के साथ गए थे वो घूम फिर के यहीं पर वापिस आ गए। वो लोग चाहे किसी भी डायरेक्शन में क्यों ना जाए, वो दोबारा से उसी जगह पर वापस आ रहे थे। तभी डीशंग उनसे कहने लगा कि थोड़ी देर पहले तुम 7 लोग थे, मगर अब तुम में से एक बंदा कम हो गया। जो सुनकर ही इरफान भी पैनिक हो जाता है। वो समझ गया था कि ये जगह वाकई अपने रेपुटेशन पर खरी उतर गई। इधर बेचारा ओल्ड नाइफ जिंदा बचे हुए लोगों के साथ हेवन को याद कर रहा था। ये लोग हेवन के सामने रिक्वेस्ट करने लगे कि प्लीज हमें यहाँ से बाहर जाने दीजिए। अब हेवन तो इनकी मदद करने से रहा। तो इरफान एक छोटी
चोटी पर क्लाइम करके इन सभी को बताने लगा कि हम पर स्नेक अटैक हो रहे हैं, एक तो मारे जाओ या फिर खुद को डिफेंड करो, और मैं मौत का इंतजार करने वालों में से तो बिल्कुल नहीं हूँ। इतना कहते साथ ही इरफान ने अपने पावर्स को एक्टिवेट किया। सभी लोग समझ गए थे कि इरफान एक हेवन सोर्स मास्टर है। इरफान बता रहा था कि यहाँ पर एक ईवल ट्रैप बिछाया गया, अगर इससे बाहर निकलना चाहते हो तो एक फॉर्मेशन सेटअप करने में मेरी मदद करो, तुम्हारे पास जितने भी सोर्सेस है उन्हें बाहर निकालो। सो गोल्ड नाइफ के साथ साथ सभी बंदों ने उनके पास जितने भी सोर्सेस थे वो इरफान के हवाले कर दिए। इरफान उन सोर्सेस की ची पावर को कलेक्ट करते हुए अलग अलग डायरेक्शन में फ्लैग सेटअप करने लगा। उसने टोटल 108 फ्लैग्स क्रिएट किए थे, जिस पर अलग अलग इंस्क्रिप्शन कार्व करने में इरफान को पूरा 1 घंटा लग गया। और अब काफी देर बाद फ्लैग फॉर्मेशन सेटअप होना शुरू हो जाता है। इरफान अपने साथियों को बता रहा था कि हर एक बंदा एक फ्लैग के पास जाकर खड़ा हो जाए। इधर डीशांग गोल्ड नाइफ से कहने लगा कि मुझे तो लगा था आप काफी ज्यादा स्मार्ट हो, मगर ये टाविस फेंग तो आपसे भी ज्यादा बढ़िया निकला। जिस पर गोल्ड नाइफ कहता है तू तो भाड़ में जा। वेल ये लोग फ्लैग के पास तैनात होते साथ ही वहाँ पर एक बीस्ट ने इन पर अटैक करना शुरू कर दिया। यानी कि इरफान का फॉर्मेशन अभी तक भी कंप्लीट नहीं हुआ था। उतने में एक क्रीचर इरफान पर अटैक करने की कोशिश करता है। हालांकि डीशांग ने सीधे उस क्रीचर पर छलांग लगाते हुए अपनी 2-4 मूव से ही उसे दूर पटक दिया, और उसी वक्त इरफान का फ्लैग फॉर्मेशन फुल्ली एक्टिवेट होकर इनके सामने जो भी फॉग मौजूद था वो पूरी तरह से वैनिश हो गया। साथ ही इन्हें ऐसा फील हो रहा था कि एग्जिट इनके सामने होगा, और उतने में एक बंदा अपनी फ्लाइंग स्वॉर्ड पर सवार होकर उस एग्जिट की तरफ निकल गया। उसने फ्लाई किया था जिसके चलते वो ऑन द स्पॉट मारा जाता है। वेल इस एंशिएंट माइन में फ्लाई करना बिल्कुल भी अलाउड नहीं था। तब तक वहाँ पर ढेर सारे क्रीचर्स पहुँच गए तो इन लोगों ने भी भागना शुरू किया, मगर ये लोग देखते हैं कि एग्जिट तक पहुँचने से पहले ही दिन पूरी तरह से ढल चुका था। साथ ही इनके सामने एक एनर्जी की रिवर अपीयर हो गई, जिसने वहाँ की जमीन को अपसाइड डाउन करते हुए इन्हें सीधे खाई में फेंक दिया। मगर ये लोग जैसे तैसे चट्टानों को होल्ड कर लेते हैं। दरअसल इनके सामने सोर्स एनर्जी का फ्लो था, जो कि इतना डेंस है कि वो एक रिवर जैसे नजर आने लगा। इस फ्लो के अंदर पावरफुल सोर्सेस और पार्टिकल्स मौजूद थे। तब तक वहाँ पर एंशिएंट क्रीचर्स भी पहुंच जाते हैं, जिनसे इरफान ने फाइट करना शुरू कर दी। मगर क्रीचर्स की तादाद काफी ज्यादा थी, इसलिए इरफान की टीम के एक बंदे ने तो खुद होकर ही खुद को उन क्रीचर्स के हवाले कर दिया। वहीं पर डीशांग शराब के नशे में कहने लगा कि मैं तो ऑलरेडी मरने के लिए तैयार हूँ, यहाँ पर मारे जाना तो मेरे लिए बहुत ही प्राउड की बात होगी। और इतना कहते साथ ही उस बंदे ने भी सीधे उस खाई में छलांग लगा दी, मगर इरफान एक क्रीचर्स पर सवार होते हुए उसे ऊपर उठा लेता है। हालांकि अब इरफान की जान खतरे में थी। वहीं दूसरी तरफ हम फेरी याओशी और होली सेंटेस को देख पाते हैं। गाइस इन दोनों के नाम आपको थोड़े से सिमिलर साउंड होंगे, लेकिन इनमें से एक याओची की सेंटेस है तो दूसरी का नाम है याओशी। वो लोग भी सोर्स एनर्जी को देखकर थोड़ा सा शॉक हो गए, क्योंकि किसी ने स्पेल की मदद से फ्लो की डायरेक्शन को बदल दिया था। वेल ये काम किया था इरफान ने। तभी होली सन कहने लगा कि हम यहाँ पर एक प्लान के साथ आए हैं, तो हमने दूसरी चीजों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। इधर इरफान को उस क्रीचर ने सोर्स एनर्जी के फ्लो में लाकर रिलीज कर दिया। वो बीस्ट तो यहाँ पर भी उसे मारने की कोशिश कर रहा था, मगर इरफान उसके साथ भिड़ जाता है और ये दोनों एक अलग ही जगह पर टेलीपोर्ट हो गए। वहाँ जाते साथ ही इरफान उस बीस्ट पर लात मार के स्लोप से सीधे नीचे घसीटते हुए काफी दूर पहुँच गया। वो समझ जाता है कि वो किसी सीक्रेट लोकेशन में स्टक हो गया है, क्योंकि ये जगह काफी ज्यादा हरी भरी थी। साथ ही इरफान को वहाँ पर एनर्जी के फ्लोज और एक अल्टर नजर आया। उसे लग रहा था कि इसी लोकेशन पर कभी एम्परर भी आया होगा, तो इरफान ने उस एनर्जी फ्लो में लिखे गए इंस्क्रिप्शन को डिकोड करना शुरू कर दिया, जिससे वो ब्रेक हुआ अल्टर दोबारा से फॉर्म हो गया था। और अब इरफान को उस टूम पर कुछ कार्विंग नजर आती है, जिस पर लिखा था कि ये दुनिया तबाही की कगार पर है। जैसे इरफान ने उन लेटर्स को टच किया, वो टूम ग्लो होकर वहाँ पर कई सारे एंशिएंट रूइंस के पैटर्न फ्लोट होने लगते हैं। इरफान के पास इन पैटर्न्स को सीखने का अच्छा मौका था। इसकी मदद से वो सोर्सेस के नॉलेज को और भी ज्यादा बढ़ा सकता है। यहाँ पर उसने अपनी सोर्स बुक में उस सारी एंशिएंट डाओ रूइंस को समेट लिया था, मगर उतने में वहाँ पर रेड टेंटिकल्स अपीयर होते हुए एक बड़ा ही भयानक बीस्ट अल्टर से बाहर आ गया, जो कि यहाँ का गार्डियन था। वो इरफान को खत्म करने के लिए उसके पीछे पड़ गया, तो इरफान ने अपनी कोल्ड्रन का यूज करके उस मॉन्स्टर पर अटैक करना शुरू कर दिए। वो मॉन्स्टर उससे कहता है कि तुम यहाँ के सीक्रेट अपने साथ नहीं ले जा सकते, और उतने में इरफान पूरी तरह से उस मॉन्स्टर के चुंगल में फंस जाता है। उस ईवल मॉन्स्टर की ऑरा पूरी तरह से इरफान के अंदर समा चुकी थी।
और फिर जब थोड़ी देर बाद इरफान ने अपनी आंखें खोली वो पूरी तरह से नॉर्मल था। दरअसल उसके साथ जो कुछ भी हुआ वो रियलिटी ना होकर एम्परर युआन तियानशी की यादें थी। इसी तरह से यहाँ आने वाली हर एक जनरेशन मारी गई थी। उतने में इरफान को वहाँ मौजूद पुल से एक टॉर्टोइज मिल जाता है। वेल इसे ग्रीन जेट टर्टल कहा जाता था। साथ ही वो जगह अपने आप बदल गई। वहाँ का फॉरेस्ट कम्प्लीटली डिसअपियर हो चुका था और इरफान उसी लोकेशन के नजदीक था जहाँ पर ढेर सारे क्रीचर्स हैं। इरफान के साथ ही उन क्रीचर्स पर अटैक करते हुए जैसे तैसे खुद को जिंदा रख रहे थे और उसी वक्त इरफान की वहाँ पर एंट्री हो गई। वो अपने फ्लैग्स का यूज करते हुए न जाने कितनी सारे क्रीचर्स को बड़ी आसानी से खत्म करने लगा। साथ ही इरफान ने अपने दोस्तों के पास जाकर वहाँ एक फॉर्मेशन भी सेटअप कर लिया जिससे रिलीज होने वाली फ्लक्चुएशंस इन क्रीचर्स को पीछे की तरफ ढकेल रही थी, मगर इससे वो क्रीचर्स भी भड़क जाते हैं और उन्होंने अगला अटैक काफी बड़ी तादाद के साथ किया जहाँ पर इरफान अपनी टीम को कुछ फ्लैग्स के जरिए प्रोटेक्ट करने लगा और अब इन लोगों ने भी क्रीचर्स पर काउंटर अटैक करना शुरू कर दिए। ओल्ड नाइफ का स्मोकिंग पाइप ही उनका वेपन था जिसने न जाने कितनी सारे बीस का सफाया कर दिया। वहीं पर दिशांग तो नशे में धुत है तो उसका दोस्त चेनहुआ उसे अपने कंधे पर कैरी करते हुए बीस को खत्म करने लगा। काफी देर तक ये लोग आपस में कोऑर्डिनेट करते हुए फॉर्मेशन को दूसरी जगह पर शिफ्ट कर देते हैं मगर इन्हें एग्जिट कहीं पर भी नजर नहीं आ रहा था। इरफान कहता है कि ब्लैक होल इस जगह पर मौजूद एनर्जी को स्वैलो कर रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम इसी में एब्जॉर्ब हो जाएंगे और मैं भी इसके आगे कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। उतने में ओल्ड नाइफ ने अपने एक टॉर्टोइज की शेल को बाहर निकाल लिया जो कि उसके ग्रैंडफादर ने उसे दी थी। वो कहता है कि अब यही ट्रेजर हमें माइन से बाहर निकालेगा और फिर वो बड़ी अजीब मंत्रास को इंचांट करते हुए टॉर्टोइज को हवा में उछाल देता है, लेकिन उस टॉर्टोइज को तो एक मॉन्स्टर ने हवा में ही निगल लिया जो देख दिशांग उसका मजाक उड़ाते हुए कह रहा था कि वाह बड़ी अमेजिंग टेक्निक थी तुम्हारी। वहीं पर इरफान ने देखा कि और भी क्रीचर्स वहाँ पर पहुँचने वाले हैं तो वो अपनी टीम के साथ फॉर्मेशन को कैरी करते हुए क्लिफ की एज पर पहुँच जाता है। उनके सामने बहुत बड़ी खाई थी मगर इरफान ने अपने फ्लैग्स की मदद से उन सभी को टाई अप करते हुए क्लिफ से छलांग लगा दी। तब तक जितने भी क्रीचर्स इनके पीछे पड़े थे वो भी खाई में गिर के मारे जाने लगे और अब ये लोग फाइनली एक लोकेशन पर पहुंच जाते हैं। इरफान बता रहा था कि हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। वहीं पर ओल्ड नाइफ कहता है कि यहाँ पर मुझे बड़ी ही सॉफ्ट ब्रीदिंग महसूस हो रही जो सुनकर ही चेनहुआ काफी ज्यादा पैनिक हो गया और दिशांग बता रहा था कि लेजेंड्स के अकॉर्डिंग हम एक डेविल केव में पहुंच चुके। साथ ही वहाँ पर कई सारे एंशिएंट मॉन्स्टर्स की लाशें भी दबी पड़ी थी और अब इन्होंने उस जगह को एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया। इन्हें अपने सामने सनराइज रिज नजर आ रही थी और वहाँ की चट्टान पर लिखा हुआ था हेंग्यू। इरफान कहने लगा कि इस इलाके को केयरफुली ऑब्जर्व करो तो पता चलता है कि एम्परर जियांग हेंग्यू यहीं पर अपने वेपन को फोर्ज किया करते थे। वेल ये जगह एम्परर हेंग्यू का मिलिट्री कैंप थी। अभी इस दिन यहीं पर कट होकर हम फेरी याओशी को देख पाते हैं जो कि अपने एक फॉर्मेशन के जरिए सोर्स रिवर से एंशिएंट स्टोन्स को कलेक्ट कर रही थी। होली सन उसे बताता है कि हमें जल्दी से अपना काम खत्म करके यहाँ से निकलना होगा। जितने भी एम्परर और लॉर्ड्स यहाँ पर आए थे उन सभी का अंत हुआ तो हम कोई रिस्क नहीं उठा सकते। वहीं पर सेंटेस अपने एक जेड बॉक्स में बड़े से स्टोन के पीसेस को कलेक्ट कर लेती है। होली सन बता रहा था कि अब हमारा मिशन पूरा हो गया तो जल्दी से वापस चलो। मेरे ख्याल से यहाँ पर ह्यूमनॉइड क्रीचर है जो काफी टाइम से हम पर नजर रखे हुए था। इधर इरफान कहता है कि इस जगह पर सन की पावर्स का यूज किया जाता था और मॉन्स्टर्स की पावर को रिफाइन करके एम्परर जियांग हेंग्यू सुप्रीम ट्रेजर्स को रिफाइन करते होंगे। तभी ओल्ड नाइफ इरफान को बताने लगा कि तुम्हारे पास जो फायर गॉड फर्नेस है वो इसी जगह पर बनाई गई थी। दरअसल ये लोग उस गॉड फर्नेस की बात कर रहे हैं जिसे इरफान ने मास्टर ली को मार के हासिल किया था। ओल्ड नाइफ बताने लगा कि तुम्हारी फर्नेस यहीं पर बनाई गई थी और इसी वजह से वो फर्नेस हमें ब्लैक विंड से प्रोटेक्ट कर पाई। वही दूसरी तरफ चेनहुआ दिशांग को बताने लगा कि भाई मुझे यहाँ पर एक छोटे बच्चे के रोने की आवाज आ रही है और फिर अचानक से वो किसी के कंट्रोल में आकर सीधे वहाँ से छलांग लगा देता है। अभी देखते साथ ही दिशांग पैनिक होकर उसे आवाजें देने लगा। वो कह रहा था यार प्लीज मुझे ऐसे मत डराओ, यहाँ पर कोई छोटा बच्चा नहीं है। हालांकि थोड़ी देर में एक एनर्जी उससे भी अपने कंट्रोल में करने की कोशिश करती है मगर दिशांग तुरंत ही पीछे हट गया और अब एक बड़ा सा ह्यूमनॉइड क्रीचर उसके सामने अपीयर हो जाता है। चेनहुआ उसके मुंह में था और अब चेनहुआ को मारने के बाद वो क्रीचर दिशांग को भी मारना चाहता है मगर तब तक ओल्ड नाइफ और इरफान ने एक साथ मिलकर उस क्रीचर पर अटैक कर दिए। वो दिशांग को बता रहे थे कि ये क्रीचर इस केव का गार्डियन है और अब इन्होंने एक साथ मिलकर उसके साथ फाइट करना शुरू कर दी। हालांकि वो गार्डियन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। वो तो ओल्ड नाइफ को दबोच कर उसे चट्टानों पर पटकते हुए घायल कर देता है
मगर तभी इरफान और दीशांग उसे लेकर वहाँ से बाहर जाने का रास्ता ढूंढने लगे। हालांकि उन्हें कोई एग्जिट नजर नहीं आ रहा था। तभी दीशांग बताने लगा कि मेरे पास एक ऐसी टेक्निक है जिसका यूज करके हम इसे हरा देंगे। और अब दीशांग की बॉडी से काफी स्ट्रॉन्ग एनर्जी रिलीज होने लगी। वो अपने दोस्तों से कह रहा था कि मेरी मूव को केयरफुली ऑब्जर्व करो, इससे तुम दोनों भी कुछ सीख पाओगे। और नाइफ इरफान को बताता है कि ये तो नॉर्दर्न कॉन्टिनेंट की लेजेंडरी इन मिंग लिनिएज है, जो कि अपने लाइफ एसेंस को बर्न आउट करके किसी भी अंडरवर्ल्ड एनर्जी को ब्रेक कर सकती। इधर दीशांग ने अपनी जबरदस्त पावर का यूज करते हुए इस क्रीचर के माथे पर अटैक किया, मगर उसकी पावर एक ही सेकंड में वैनिश हो गई और वो सीधे उसी क्रीचर के मुंह से लटक जाता है। वेल, काफी ज्यादा फनी सीन था। ओल्ड नाइफ कहने लगा, यार मैं तो तुम्हारी इस मूव से कुछ भी सीख नहीं पाया। और अब वो क्रीचर दीशांग को अपने जायंट पाव के नीचे कुचलने ही वाला था कि तभी उस पर फ्लाइंग स्वॉर्ड से अटैक हो गए। साथ ही फेरी याओशी का वॉर गॉडेस वाला फॉर्म भी उस क्रीचर की काफी तगड़ी धुलाई करने लगा। अब उन तीनों को यहाँ देख इरफान अपने साथियों के साथ मिलकर एक चट्टान के पीछे छुप जाता है। इरफान बता रहा था कि ये तीनों बंदे 4 पोल राउंड के एक्सपर्ट है, तो इन्हें उस क्रीचर से निपटने दिया जाए। और उसी वक्त याओशी का गॉडेस फॉर्म उसके सामने आकर पटक गया। अब इरफान ने तो अपना लुक चेंज किया हुआ था, जिसके चलते वो बंदी उसे पहचान नहीं पाती। इरफान उससे कहता है कि आप काफी जबरदस्त काम कर रही हो, ऐसे उस मॉन्स्टर की धुलाई करो। तब तक याओची सेंटेस होली स्ट्रिंग का इस्तेमाल करते हुए उस मॉन्स्टर को जकड़ने लगी, मगर वो मॉन्स्टर उसमें से आजाद होकर होली सन को कूटने लगता है। मगर उतने में होली सन ने उसके माथे पर लगे हुए स्टोन पर अटैक कर दिया। उस एरो की वजह से वो स्टोन सीधे माथे से बाहर पॉपअप हो गया। वेल, इस स्टोन को फिनिक्स ब्लड रेड गोल्ड कहा जाता था। ओल्ड नाइफ बताने लगा कि ये तो एम्परर के वेपन रिफाइनिंग में यूज किया जाने वाला होली आर्टिफैक्ट है। और अब होली सन अपने एक आर्टिफैक्ट का यूज करते हुए वहाँ से बाहर जाने के लिए एक डिवाइन पैटर्न फॉर्म कर लेता है। वहीं पर ओल्ड नाइफ भी उनसे रिक्वेस्ट कर रहा था कि प्लीज हमें भी तुम लोगों के साथ लेके चलो। मगर तब तक क्रीचर दोबारा से वहाँ पर पहुँच गया और वो ओल्ड नाइफ को दबोचकर सीधे दीवार पर पटकने लगा। साथ ही साथ वो अपने पाँव के नीचे उसे कुचलने की भी कोशिश कर रहा था। हालांकि इरफान और दीशांग ने एक बार फिर से उस बुड्ढे को बचा लिया। तब तक इनका फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाता है, मगर ये लोग वहाँ से जा पाए इससे पहले उस मॉन्स्टर ने इनकी डायस को छीनकर इन्हें नीचे गिरा दिया। और अब एक बार फिर से इनके दरमियान मुकाबला शुरू हो जाता है, जिसमें इरफान भी शामिल हुआ था। इन सभी ने चारों ओर से उस क्रीचर पर अटैक करना शुरू कर दिए, जिससे वो काफी ज्यादा भड़क जाता है। और अब वो अपने बेली को फाड़कर उसमें से काफी स्ट्रॉन्ग एनर्जी रिलीज करने लगा। वेल, ये एंशिएंट रेड डीमंस की पावर थी जिसने इन सभी की हालत खराब कर दी। साथ ही साथ वो क्रीचर होली सन से अपना फिनिक्स ब्लड भी वापस ले लेता है। उसके हाथों पर जो डिमोनिक आइज थी उसकी एनर्जी ने इनकी डिवाइन पावर को एब्सॉर्ब करना शुरू कर दिया। इरफान को महसूस हो रहा था कि वो किसी दूसरी रल्म में फेंका जा रहा है। दरअसल ये थी रियल डिमोनिक रल्म, मगर इरफान के पास होली बॉडी होने की वजह से ये रल्म उसे अफेक्ट नहीं कर पाती। तो इरफान ने डिसाइड किया कि वो अपनी सोर्स टेक्निक का यूज करके इसे ब्रेक करेगा, और होता भी बिल्कुल वैसे ही। सोर्स टेक्निक की मदद से इरफान ने उस क्रीचर के चुंगल से आजाद होकर उस क्रीचर पर काफी जबरदस्त अटैक कर दिया, जिससे सभी लोग डीमन रल्म से आजाद हो गए। सेंटेस ने तुरंत ही अपनी पावर का यूज करते हुए इन सभी की वाइटल एनर्जी को रिस्टोर करना शुरू कर दिया। बल ये है याओची होली लैंड की मैजिकल पावर्स। इधर इरफान अपने फायर गॉड फर्नेस की लीड का यूज करते हुए उस क्रीचर पर अटैक कर देता है। हालांकि उस क्रीचर ने पहले अटैक को तो काउंटर कर लिया, मगर इरफान उसे एक बार फिर से जमीन पर पटकते हुए अपने फायर गॉड फर्नेस में कलेक्ट कर चुका। और अब ये सभी लोग मिलकर उस फर्नेस पर अटैक करने लगे, यानी कि ये लोग उस क्रीचर को इरफान की फर्नेस में मारना चाहते थे। होली सन के साथ साथ सेंटेस भी इरफान की एबिलिटीज से काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गई। और फाइनली इरफान होली सन की मदद से उस फर्नेस को पूरी तरह से बंद कर देता है। और फाइनली ये लोग एक दूसरे इलाके में टेलीपोर्ट हो गए। और अब ये जिस लोकेशन पर आए थे वहाँ पर याओगुआंग के न जाने कितने सारे एल्डर्स ने मिलकर एक फॉर्मेशन को होल्ड करके रखा था, जो कि इन्हें वहाँ से बाहर खींच लेता है। इरफान इतना तो समझ गया था कि याओगुआंग का होली सन काफी ज्यादा टैलेंटेड है, मगर इरफान को उससे बड़ी खतरनाक फीलिंग महसूस हो रही थी। साथ ही वो ये भी जानता है कि याओची होली लैंड एंशिएंट टाइम से ही अपनी राइचियस रेपुटेशन को होल्ड करता आ रहा। याओची ने आज तक कोई भी इवल काम नहीं किए थे। और तभी होली सन इरफान को अपने साथ याओगुआंग आने के लिए इनवाइट करने लगा, मगर इरफान उसे बताता है कि आप होली सन हो, भला मैं आपके साथ कैसे आ सकता हूँ, और वैसे भी मैं अपने भतीजे को ढूंढने के लिए यहाँ आया था। जिस पर होली सन कहता है कि टाओ स्टाफ काफी ज्यादा टैलेंटेड हो, आपने रेस्ट्रिक्टेड एरिया में मॉन्स्टर्स को रिफाइन किया और डाओ पैटर्न को रिपेयर करने में मेरी मदद की। वैसे मैं जानता हूँ कि जी फैमिली ने इरफान नाम के बंदे पर काफी बड़ा इनाम रखा है, तो कहीं आप उस इरफान को ढूंढ तो नहीं रहे हो? अगर आपको इरफान की तलाश है
तो हम भी आपकी हेल्प कर सकते। उतने में ही याओशी इरफान से पूछती कि टाओइस्ट आप मुझे अपने भतीजे का नाम बताए। तो इरफान ने थोड़ा सा हेजिटेट होते हुए उन्हें दुआन का नाम बताया। गाइस, दुआन ये वही मोटा बंदा था जो इरफान के ट्रेजर के पीछे पड़ा रहता। याओशी कहने लगी कि दुआन तो इरफान के साथ कनेक्टेड है। अगर आपको दुआन मिल गया तो हमें इन्फॉर्म कीजिए, हम उस इरफान के बारे में अगर आपको दुआन मिल गया तो हमें इन्फॉर्म कीजिए, हम दुआन से इरफान के बारे में पूछना चाहेंगे। तो इरफान ने भी हाँ बोल दिया। उतने में ही होली सेंटेस, होली सन और फेरी याओशी को बताने लगी कि टाओइस्ट ने हमारी काफी ज्यादा मदद की, तो ये हमारी याओची के मेहमान हैं। आप लोग आगे चलिए, मैं इनसे कुछ बात करना चाहती हूँ। इधर ओल्ड नाइफ का चूहा वहाँ आकर उसे मैसेज देता है कि जी फैमिली चीजाओ सिटी में एक यंग हीरोज की कॉन्फ्रेंस लेने वाली, वहाँ पर बैंडिट्स भी पहुँच जाएंगे। जो सुनकर ओल्ड नाइफ भी उस कॉन्फ्रेंस में जाना चाहता था। वो इरफान से कहने लगा कि अब हमें यहाँ से जाना पड़ेगा, अगर पॉसिबल हुआ तो चीजाओ में हमारी मुलाकात होगी। तो इरफान भी इस जर्नी के लिए उनका शुक्रिया अदा करता है। और अब उन दोनों के वहाँ से जाने के बाद सेंटेस इरफान से कहने लगी कि तुम अब अपने असली फॉर्म में आ सकते हो, मैं जानती हूँ तुम्हारा नाम इरफान है। तो इरफान भी अपने असली फॉर्म में आ चुका था। सेंटेस उससे कहने लगी कि तुम्हारे पास एंसेस्टर जैंगलिन की सोर्स टेक्निक थी और सीनियर जैंगलिन मेरे क्लान के एंसेस्टर के काफी अच्छे दोस्त थे, जिसके बाद ये दोनों एक फॉरेस्ट में पहुंच जाते हैं। सेंटेस इरफान से कह रही थी कि उसे सोल सेपरेशन में इरफान की हेल्प चाहिए और अब इन दोनों ने एक बैरियर में एंटर किया। वहाँ जाते साथ ही सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में कन्वर्ट हो चुका था। वेल, यहाँ पर टाइचू एंशिएंट माइन के स्टोन की स्लेन थी। तो इरफान सेंटेस से पूछता है कि इतने रेयर स्टोन्स आपके पास कहाँ से आ गए, जिस पर सेंटेस कहती है कि स्टोन सीनियर जैंगलिन से बिलोंग करते थे। साथ ही कुछ स्टोन्स को ऑल डायनेस्टीज की क्वीन मदर ने भी कलेक्ट किया था। इन स्टोन्स की मदद से हम टाइचू एंशिएंट माइंस के बीस्ट को यहाँ आने से रोक सकते हैं, लेकिन अब ये स्टोन्स काफी ज्यादा डैमेज हो गए। तो सेंटेस चाहती है कि डाओ वेपन्स का यूज करके इन स्टोन्स को सप्रेस किया जाए। अगर ये सप्रेस नहीं हुए तो पूरी दुनिया में तबाही मचेगी। अब सेंटेस के पास दो ही ऑप्शंस हैं, एक तो इन स्टोन्स को सप्रेस किया जाए या फिर इन्हें रिपेयर किया जाए। तो इरफान सेंटेस से कहने लगा कि आपके पास कोई तो एक्सपर्ट जरूर होगा जो कि इन स्टोन्स को रिपेयर कर सके। मगर सेंटेस ने उसे बताया कि हमारे पास ऐसा कोई बंदा नहीं। एंसेस्टर जैंगलिन ने हमें बताया था कि इन स्टोन्स को रिपेयर करवाने के लिए हमें टाइचू एंशिएंट माइन से 6 तरह के स्टोन्स की स्किन्स को लाना पड़ेगा, और यही रीजन था कि मैंने टाइचू एंशिएंट माइन को विजिट किया, लेकिन मैं सिर्फ 2 ही स्टोन की स्किन को कलेक्ट कर पाई। तो प्लीज आप इस स्किन का यूज करके इन स्टोन को रिपेयर करने में मेरी मदद कीजिए। इसलिए इरफान ने भी अपनी सोर्स टेक्निक का यूज करके उन स्टोन्स पर स्किन को चढ़ाना शुरू कर दिया। फिलहाल इनके पास 2 टाइप की स्किन है। तो इरफान ने अपनी सोर्स टेक्निक का यूज करते हुए उन 2 स्टोन्स को रिपेयर कर लिया था। जो देख सेंटेस तुरंत ही इरफान का शुक्रिया अदा करने लगी, मगर इरफान उसे बताता है कि ये मसला अभी भी सॉल्व नहीं हुआ। मैंने सोर्स बुक की सबसे मामूली आर्ट का यूज किया था, क्योंकि मैं उतना पावरफुल नहीं हूँ कि उस आर्ट को एडवांस लेवल पर स्टडी कर सकूं। दरअसल इरफान याओची होली लैंड से खुद का फायदा करवाना चाहता था। अगर वो सेंटेस की हेल्प कर रहा है तो सेंटेस ने भी उसके लिए कुछ करना चाहिए। इरफान कहता है कि मैंने याओची के वेस्टर्न एम्परर की सूत्रा के बारे में पढ़ा था। उस सूत्रा में काफी पावरफुल कल्टीवेशन मेथड का जिक्र है। उस मेथड का यूज करके मैं फॉरबिडन इमॉर्टल आर्ट को कल्टीवेट करने में कामयाब हो जाऊंगा, और फिर यही 6 फॉरबिडन इमॉर्टल आर्ट आपके स्टोन वाले मसले को हमेशा के लिए सॉल्व कर देगी। सेंटेस भी समझ गई थी कि इरफान खुद का फायदा करना चाहता, और उसे इरफान का ये नेचर अच्छा भी लगा। वो इरफान से कहती है कि अगर तुम हमारी हेल्प कर रहे हो तो हमारा भी ये फर्ज बनता कि हम तुम्हारे काम आ जाए। लेकिन याओची सूत्रा हमारे क्लैन की सीक्रेट मेथड है, जिसे हम कभी भी किसी आउटसाइडर के साथ शेयर नहीं कर सकते, और ऊपर से हम अपने याओची सेक्ट में मर्दों को ज्वाइन भी नहीं करवाते। लेकिन हाँ, अगर तुम अपना जेंडर चेंज करके लड़की बन जाओ तो काम बन सकता है। जो सुनते साथ ही इरफान की हंसी छूट गई। अब इरफान वापिस स्टोन विलेज में पहुंच चुका था। उसने देखा कि उस पूरी जगह पर तबाही मची है, साथ ही स्टोन विलेज में कोई भी बंदा मौजूद नहीं था। इरफान को शक हुआ कि शायद स्टोन विलेज पर किसी ने अटैक किया है, और उतने में एक ब्लैक कलर का कुत्ता उसके सामने आ गया। वेल, ये था ब्लैक एम्परर, मगर इरफान तो उसे कुत्ता ही समझ रहा था। वो कहता है कि ये काला कुत्ता यहाँ पर कहाँ से आ गया। अब ये सुनते साथ ही एम्परर उस पर काफी ज्यादा भड़क जाता है। वो कह रहा था कि मुझे कुत्ता बोलने की तेरी इतनी जरूरत कैसे हो गई।
असली कुत्ता तो तू है। और फिर क्या इन दोनों में हाथापाई शुरू हो गई। इरफान ब्लैक एम्परर को उठा उठा के पटक रहा था। साथ ही उससे पूछता है कि बता तूने इंसानों की भाषा बोलना कहाँ से सीखी। तब तक स्टोन विलेज के सभी बंदे वहाँ पर पहुँच गए। लेब और वांगशु इरफान को संभाल रहे थे और वहीं पर एल्डर जैंग ब्लैक एम्परर को कंट्रोल करने लगे। मगर इन दोनों को तो लड़ाई करने का और भी ज्यादा जोश आ गया। हालांकि जैसे ही वांगशु ने ब्लैक एम्परर को पावर सोर्स दिखाया, उसका गुस्सा शांत होकर उस सोर्स के साथ खेलना शुरू कर देता है। इरफान कह रहा था कि शायद ये कुत्ता वही शैडो है जो कि पर्पल माउंटेन से चुपके से हमारे साथ आया था और इसने आते साथ ही हमारी दावत का सारा खाना भी साफ कर लिया। तो एल्डर जैंग उसे समझाने लगे कि ब्लैक एम्परर काफी अच्छा कुत्ता है, वो फ्री फोकट में खाना नहीं खाता, उसने तो अपने साथ ढेर सारे सोर्सेस लाए थे और अब इन्होंने अपने घर को ठीक करना शुरू कर दिया। वहीं पर इरफान कहता है कि मैं काफी ज्यादा कंफ्यूज हूँ कि तुम लोग एक टकले काले कुत्ते को ब्लैक एम्परर क्यों बुला रहे। अब ये सुनते साथ ही ब्लैक एम्परर दोबारा से उस पर अटैक करने चला आया। वो कह रहा था कि तूने मुझे काला और टकला बोलने की जरूरत कैसे दिखाई। मुझे ऐसा फील हो रहा कि कमीना इंसान जरूर से मेरे हाथों मारा जाएगा। मगर तभी एल्डर जैंग उसे पावर सोर्स दूर फेंकते हुए दोबारा से डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं। इधर लेबो इरफान के सामने हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करने लगा कि मेरे भाई प्लीज उसे कुत्ता मत बोल, उसे जो चाहे वो बोल, लेकिन बस कुत्ता काला और टकला ये लफ्ज यूज मत करना। हम तो चाहते हैं कि तू उसे ब्लैक एम्परर बोल, उसे कुत्ता ये वर्ड बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अब अगले सीन में हम देख पाते हैं कि इरफान एल्डर जैंग से बात करने पहुंच गया। वो उन्हें बता रहा था कि मैं आपसे एंसेस्टर जैंगलिन के नोट्स मांगने आया था, मैं उन नोट्स को पढ़ना चाहता हूँ। मैंने सुना है कि एंसेस्टर जैंगलिन याओची के पहले सेंटेंस के साथ काफी ज्यादा क्लोज थे, तो हो सकता है सीनियर जैंगलिन के लिखे गए नोट्स में याओची में जाने का कोई रास्ता मिल जाए। जिस पर एल्डर जैंग उसे कुछ नोट्स शो करते हैं। वो बता रहे थे कि ये साइकिक नोट है, लेकिन इन्हें तुम तब तक नहीं पढ़ सकते जब तक कि एंसेस्टर जैंगलिन इसकी इजाजत न दे। तो इरफान ने जैसे उन नोट्स की तरफ हाथ आगे बढ़ाया, वो नोट्स अपने आप वैनिश हो जाती हैं। यानी कि एंसेस्टर जैंगलिन नहीं चाहते थे कि इरफान उनके नोट्स को रीड करे। तभी एल्डर जैंग कहते हैं कि बच्चे नोट्स के भरोसे बैठने का कोई फायदा नहीं। मैं जानता हूँ तुम वेस्टर्न एम्परर के सूत्रा को पढ़ना चाहते हो, जिसे याओची सूत्रा के नाम से भी जाना जाता, और उसे हासिल करने का तुम्हारे पास एक और तरीका है। तुम शायद नहीं जानते ब्लैक एम्परर का ओरिजिन काफी ज्यादा मिस्टीरियस है, तो हो सकता है कि वही तुम्हें कुछ इन्फॉर्मेशन दे पाए। सब वांगशु और लेबो इरफान को लेकर ब्लैक एम्परर के पास पहुंच गए, जो कि पर्पल माउंटेन को ऑब्जर्व कर रहा था। इधर इरफान धीरे से कहने लगा कि मैंने तो कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि एक दिन मुझे एक टकले कुत्ते से मदद मांगनी पड़ेगी। तो ये दोनों भी उसे चुप रहने के लिए बताने लगे। वो कहते भाई याद रखो, उन्हें कुत्ता ये वर्ड बिल्कुल भी पसंद नहीं। अब इरफान को तो ये समझ नहीं आ रहा था कि एक कुत्ते को कुत्ता बोलने पर इतना गुस्सा क्यों आ रहा। खैर अब इरफान ब्लैक एम्परर को खुश करने के लिए सोर्सेस की बास्केट लेकर उसके पास पहुंच गया। ब्लैक एम्परर कह रहा था कि शायद तुम्हारी अकल ठिकाने पर आ ही गई, इसलिए तुम मेरे पास माफी मांगने चले आए। तो इरफान उससे कह रहा था हाँ बिल्कुल, मैं इंसान हूँ ना, तो आपकी महानता को पहले देख नहीं पाया। वैसे मैंने सुना था कि आप लेब और वांगशु को ट्रेन कर रहे हो और आपके पास एंशिएंट स्क्रिप्चर का भी नॉलेज है। बस मैं ये नहीं जानता कि कौन से एम्परर ने लिखे हुए स्क्रिप्चर का आपको नॉलेज है। जिस पर ब्लैक एम्परर कहने लगा कि ये तो ब्लैक एम्परर सूत्रा है, जिसे मैंने खुद लिखा था। तो इरफान कहता है कि ईस्टर्न वेस्टलैंड में बस कुछ ही एंशिएंट स्क्रिप्चर्स लिखे गए थे और मैंने कभी ब्लैक एम्परर सूत्रा का नाम भी नहीं सुना। जो सुनते साथ ही वो ब्लैक डॉग इरफान पर भड़क गया। वो कहता है लड़के, मुझे फेमस होना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, इसलिए मेरा सूत्रा इतना मशहूर नहीं हो पाया, लेकिन मैं सब कुछ जानता हूँ। वेस्टर्न एम्परर ने जो याओची सूत्रा लिखा था उसके बारे में भी मुझे नॉलेज है। और तभी इरफान को सेंटेंस के साथ हुआ डिस्कशन याद आया। वो उससे कह रहा था कि आप मुझे याओची सूत्रा पास डाउन नहीं कर सकती, मगर आप मुझे उसके ओरिजिन के बारे में जानकारी दे ही सकती हो। जिस पर सेंटेंस बताने लगी कि हमारे एंसेस्टर ने एंशिएंट याओची की क्लिफ पर एनलाइटनमेंट हासिल करी थी और फिर उन्होंने याओची सूत्रा लिखा, मगर कोई उस लोकेशन के बारे में नहीं जानता और इरफान को इस ब्लैक डॉग से उसी लोकेशन के बारे में जानना था। सेंटेंस ने उसे बस एक नाम बताया था जो कि है याओची फेशियान, और उसी नाम का जिक्र ब्लैक एम्परर ने भी इरफान के सामने किया। तो इरफान तुरंत ही उससे रिक्वेस्ट करते हुए कहने लगा कि क्या तुम मुझे याओची फेशियान के पास ले जा सकते हो। वेल यहाँ पर इरफान ने उसके सामने अपना सिर भी झुका दिया था। जो देखो
एम्परर कहता है कि लड़के तुम काफी ज्यादा चालाक हो। जैसे ही तुम्हें पता चला कि मैं तुम्हारे काम आ सकता हूँ, तुम तुरंत ही मुझे रिस्पेक्ट शो करने लगे। खैर, मैं तुम्हारी सारी गलतियों को माफ करूंगा। तुमने मुझे कुत्ता बोला वो भी भूल जाऊंगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरा पालतू जानवर बनना पड़ेगा। यूँ समझ लो कि तुम मेरे इंसानी कुत्ते बनोगे। तुम्हें हर दिन मुझे वॉक पर ले जाना पड़ेगा, क्योंकि अब मेरी उम्र ज्यादा हो गई तो मुझे एक्सरसाइज की जरूरत पड़ेगी। और हाँ, मैं दिन भर में 7 बार खाना खाता हूँ, तो तुम्हें खाना भी पकाना होगा। मुझे प्राइवेसी पसंद है, तो जब भी मैं वॉशरूम में हल्का होने जाऊंगा तुम दरवाजे पर पहरा देना। इरफान तो बस हैरान होकर उसकी सारी डिमांड्स को सुनता जा रहा था, जो कि अभी भी खत्म नहीं हुई। ब्लैक एम्परर कहता है कि सोने से पहले अगर कोई मुझे तेल लगा के मसाज दे तो नींद अच्छी आती है, सो ये काम भी तुझे ही करना पड़ेगा। जिस पर इरफान कह रहा था कि तुम तो रहने ही दो। वैसे भी मैं टाइचू एंशिएंट माइन से एक बहुत ही स्पेशल ट्रेजर लेके आया हूँ। जो भी मुझे वेस्टर्न एम्परर के स्क्रिप्चर तक पहुँचाएगा, मैं ये ट्रेजर उस बंदे को रिवॉर्ड के तौर पर देने वाला हूँ। वेल, ये वही ग्रीन जेड टॉर्टोइस था जो कि इरफान को टाइचू की माइन के लेक से मिला था। अब उस ट्रेजर को देखने के लिए ही ब्लैक एम्परर ने धूम मचा दी, मगर इरफान उसे वो ट्रेजर नहीं देता। सो एम्परर जानबूझकर कहने लगा कि ये तो बस मामूली सा जेड पीस है, मुझे इसमें जरा भी दिलचस्पी नहीं। ऐसे ट्रेजर तो बहुत आए और चले गए, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। जिस पर इरफान कह रहा था कि अगर ये ट्रेजर इतना ही मामूली है तो तुम अपनी दुम इतनी क्यों हिला रहे। सो फाइनली ब्लैक एम्परर ने इरफान के सामने हार मान ली। वो उसे याओची फेईशान तक पहुंचाने के लिए राजी हो गया था। उसने लेबो और वांगशू को हुक्म दिया कि जल्दी से कुछ ट्रेजर्स को प्रिपेयर करो, उन्हीं की मदद से मैं पोर्टल को ओपन करूंगा। साथ ही वो इरफान से कहने लगा कि हम कल ही अपने सफर के लिए रवाना हो जाएंगे। मुझे पूरा यकीन है कि याओची फेईशान में तुम्हें वो सुतरा मिल जाएगा, उसके बाद तुम्हारा ये हरा कछुआ मेरा हो जाएगा। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।